प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी डिस्कस किया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो एक कैथोड रे ट्यूब लेकर के, या कैथोड ट्यूब बोलिए, या उसी को क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, दोनों तरफ से सील, 2 इलेक्ट्रोड लगाया, बीच में कोई भी गैस भरा, कोई भी गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कोई भी गैस, और हैवी वोल्टेज अप्लाई किया, अंदर का प्रेशर कम कर दिया वैक्यूम पंप लगा करके। तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम चलने लगती है कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। और वो क्यों चलने लगती है? क्योंकि बीच में जो एयर होता है वो आयोनाइज हो जाता है, बीच में जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज। आयोनाइज होने का मतलब यहाँ प्लस प्लेट है कैथोड, यहाँ निगेटिव प्लेट है कैथोड, पॉजिटिव प्लेट है एनोड। दोनों को हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बैटरी में जब हम वोल्टेज को बहुत हाई कर देते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पर फोर्स लगाता है। बीच में एयर के एटम है बहुत सारे, या गैस के एटम है बहुत सारे, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को ये तोड़ तोड़ के खींचने लगता है, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलने लगते हैं, किसकी तरफ, एनोड की तरफ। किसकी तरफ? हाँ, तो हमको लगता है कि कैथोड से एनोड की तरफ क्या चल के आ रहा है, चार्ज, ग्रीनिश ब्लू कलर का हमको दिखता है। और अगर हम एनोड में थोड़े थोड़े छेद बना दें, परफोरेटेड एनोड ले लें, इसको बोलेंगे क्या, परफोरेटेड एनोड, होल कर दिए, तो हम ये देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज करने के बाद, 10,000 वोल्ट करने के बाद, प्रेशर को ऑलमोस्ट 10,000 टाइम डिक्रीज करने के बाद, 10⁻⁻⁴ एटीएम, उतना प्रेशर करने के बाद, इतना, इसका मतलब इतना लो प्रेशर करने के बाद हम देखते हैं कि पूरा डिस्चार्ज ट्यूब डिस्चार्ज ही हो जाता है, डार्क हो जाता है, लेकिन फिर भी करंट फ्लो होती रहती है। और उसका पता कैसे चलता है? अगर हम इसको परफोरेटेड ले लें तो एनोड के पीछे जो स्क्रीन होती है जिंक सल्फाइड की, वहां पर हमको ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट दिखता है, समझ रहे हैं, स्क्रीन पे हमको कलर दिखता है। तो इससे पता चलता है कि नहीं, करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है, भले वो डिस्चार्ज हो गया है, यानी डार्क हो गया है। समझ आया? अब जो डिस्कवरी हुई जिस चीज की, उसका नाम हमने क्या रखा, कैथोड रेज। कैथोड रेज किस नेचर की होती है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी हमने लिस्ट आउट किया है कम शब्दों में, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको समझते चलिए कि कैथोड रेज के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक्सपेरिमेंट होते गए, रिजल्ट निकलते गए, उसको हमने मार्कआउट कर लिया, ठीक है। सबसे पहली चीज देखिए, दिस इज ए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो रे चली, इसका नाम हमने कैथोड रे रखा। इस रे का चार्ज कैसा है, निगेटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती थी, एनोड की तरफ, तो इनका अपना नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलने लगते हैं, करंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बनता है, करंट यानी लहर पूरे इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो बिजली की तरह ऐसे चलती है ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइट, ये क्या होती है, कैथोड रे। और ये बनी किससे होती है, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। किसकी बनी हुई है? हाँ, उस समय तक उसका नाम सिर्फ कैथोड रे था, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रे। और बाद में चल के उसका नाम इलेक्ट्रॉन स्टोनी ने रखा था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जो रे हमको मिली कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली, जिसको कैथोड रे बोलते हैं, उसके लिए हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, और क्या क्या उसके पास गुण होता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, दे शुड इन ए स्ट्रेट लाइन। जब भी कैथोड रे कैथोड से एनोड की तरफ चलेंगी, हमेशा कैसी चलेंगी, स्ट्रेट लाइन। अब वो दिखती तो नहीं कि कैसे जा रही है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हमको कैसे पता चलेगा स्ट्रेट चल रही है कि मुड़ के चल रही है? तो आंसर है, कोई भी स्ट्रेट चलने वाली लाइन हमेशा शैडो बनाती है। जैसे सन से आने वाली रेस स्ट्रेट आती है, तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ जब टकराती है, जैसे ये सन है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है ग्राउंड पर, ये कोई बिल्डिंग है, तो सन से आने वाली रेस जब इस पर ऐसे पड़ेगी, ये ऐसे, तो ये रेस जो इसकी बॉडी पर पड़ती उधर नहीं जाएगी, और जो ऐसे आ रही है ये तो जाएगी उधर। समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, ये रेस तो ऐसे जाएगी इस तरफ, लेकिन बाकी की रेस जो इसकी बॉडी पर पड़ी वो उधर नहीं जाएगी। तो वो क्या बनाएगी, इसका शेडो बनाती है ऐसे, क्योंकि ये हिस्सा डार्क रहेगा, ये वाली रे वहां पहुंच ही नहीं रही है, यहाँ पर इसकी बॉडी पर पड़ रही है, तो ये हिस्सा डार्क हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेडो, परछाई। तो इसका परछाई बनता है धूप में ऐसे, ठीक है। तो परछाई कौन सी रे बनाती है? आंसर है जो स्ट्रेट आती है। सन से आने वाली लाइट रेस कैसी आती हैं, स्ट्रेट, इसलिए हर चीज का शेडो बनता है। शेडो कैसे बनता है, समझ आया? उसी तरह से अगर ये स्ट्रेट चलती हैं तो ये भी क्या बनाती होंगी, शेडो, ठीक है। तो हमने ना कैथोड ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर छोटे छोटे मटेरियल रख के देखा, उसके रास्ते में जहां से रेस ऐसे गुजरती हैं, उसके रास्ते में कोई बॉडी रख के देखी। तो जब ये ऐसे चलती हैं तो जाहिर सी बात है इससे टकराएंगी तो पीछे डार्क हो जाएगा, उसका शेडो बनेगा।
तो उसका शेडो बना। इसका मतलब क्या है, ये वाली रेस कैसी चलती हैं, स्ट्रेट चलती हैं। वो डायग्राम बनाऊं या नहीं बनाऊं, ट्यूब के अंदर सिमेट्रिक डायग्राम ले लेते हैं इसे हम लोग, ठीक। सपोज दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, ये और ये कैथोड, ठीक है। यहां से ये बीम ऑफ लाइट ऐसे चल रही है, ये बीच में अगर मैं कोई भी व्हील रख दूं चक्री बना के, किसी चीज से इसको हैंग कर दिया हमने ऐसे एक्सल लगा के, ये सपोज दिस इज एक्सल, ये इसको हैंग कर दिए, बीच में लटका दिए, समझ रहे। ऐसे लाइट जा रही है कैथोड रे, उसके सामने ये ऑब्स्टेकल आ गया तो इससे टकराएगी, तो इधर लाइट नहीं पड़ेगी, तो यहाँ डार्क हो जाएगा नीचे में इस तरफ, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, शेडो। तो थोड़ी दूर जा करके हम देखते हैं इसका शेडो बनता है ऐसे, और ये डार्क होता है शेडो इस तरह से, ठीक है। तो इसका परछाई हमको उधर मिलता है। इसका क्या मतलब है, ये वाली रेस जो इससे टकराई होंगी ये आगे नहीं गई, इसलिए इसका शेडो बनता है। बाकी की जो रेस है नहीं टकराती वो आगे चली जाती है इस तरह से, ये, और यहाँ पे रेस नहीं पहुंचती क्योंकि ये इससे टकरा गई है कैथोड रेस, इसलिए इसका शेडो बनता है। ये रेस आगे नहीं जाती। अगर लाइट जाती, रेस जाती, तो वहाँ शेडो नहीं बनता। समझ आया। तो इसका शेडो मिलता है, और शेडो सिर्फ कौन सी रेस बनाती हैं, जो कैसे चलती हैं, स्ट्रेट। इसका मतलब है कैथोड रेस अगर शेडो बना रही हैं तो ये भी कैसी चलती होंगी, स्ट्रेट लाइन में चलती होंगी। पहली चीज पता चली। दूसरी चीज ये पता चली कि इसके पास ना स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ यानी ताकत, क्या करने की, कोई भी चीज रास्ते में आएगी और अगर इससे हल्की होगी तो वो उसको चला देगी, समझे। तो अगर मैं बिल्कुल एकदम हल्का सा पेपर का, एकदम फाइन पेपर का एक फ्लाई व्हील बनाऊं, घूमने वाली चीज, चक्री, जैसे आप लोग पेपर का बनाते हो ना, घुमाने वाला बनाते हो ना, फ्लाई चक्री बनाते हो, पंखे सामने रखते हो, घूमने लगता है, पेपर का बना के देखे हो कभी, ठीक, बनाए होगे। तो बिल्कुल पतला सा थिन फॉइल बना के एकदम हल्का यहाँ इसके सामने रखते हैं एक्सल पर लगा करके, तो हम देखते हैं ये ऐसे घूमने लगता है इस तरह से। जब ये रेस उससे टकराती है तो इसको घुमा देती है चक्री को। ये ऐसे रेस आ रही हैं ऐसे, और चक्री को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। तो जब इसकी ब्लेड पर पड़ेंगी तो इसको क्या करेंगी, ऐसे घुमा देंगी। आए समझ में, ये ब्लेड है, तो जब ये रेस ऐसे पड़ेंगी इस पर तो इसको ऐसे घुमा देती हैं। और घुमाने का काम कौन करता है, ये मैकेनिकल वर्क है। वर्क वही करेगा जिसके पास स्ट्रेंथ होगा, जो खुद क्या होगा, पार्टिकल। लाइट रेस किसी पर डालोगे तो उसको कोई असर पड़ेगा क्या, बोलिए। लाइट सन से जो लाइट आती है, क्या वो किसी के ऊपर कोई फोर्स लगाती है। 1000 वॉट का बल्ब जला दीजिए, उसके सामने चक्री रख दीजिए, उससे निकलने वाली रेस क्या कभी उस चक्री को चला पाएगी, नहीं चला पाएगी। क्यों, क्योंकि उसके पास पार्टिकल ही नहीं होता। पार्टिकल होगा यानी मटेरियल होगा तो ना वो फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने का काम किसका, मटेरियल का। मटेरियल समझ रहे हैं, जिसके पास मास होगा, पार्टिकल होगा, वही ना फोर्स लगाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर ये चक्री को घुमा देती है, मतलब ये क्या है, ये लाइट जैसे वेव नहीं है, जैसे सनलाइट आती है वो क्या है, वेव। ये वेव नहीं है, ये क्या है, पार्टिकल की बनी हुई है, क्योंकि ये मैकेनिकल वर्क करके दिखाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक चूहे के ऊपर आप टॉर्च मारिए, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बोलिए। भागेगा क्या टॉर्च मारने से, नहीं भागेगा। कोई भी कीड़े मकोड़े ले लो, कॉकरोच ले लो, टॉर्च मारो, क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा, टॉर्च की रोशनी की वजह से, बल्ब की रोशनी की वजह से, नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम कैथोड रे उसके ऊपर डाल दें तो कैथोड रे उस पर धक्का लगाएगी, फोर्स लगाएगी उसको। समझ आया, क्यों, क्योंकि ये किसकी बनी हुई है, पार्टिकल। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं लेकिन पार्टिकल हैं। तो ये मटेरियल की बनी हुई है, और जो भी चीज मैटर होगा वो फोर्स लगाएगा। मैटर की प्रॉपर्टी होती है, उसके पास मास होता है, और हर मास वाली चीज क्या करती है, किसी चीज पर पड़ेगी तो उसको धक्का लगाएगी। समझ आया। तो अगर ये कैथोड रे इसको घुमा देती है, बहुत हल्का है ये, बहुत हल्का, घूम गया। घुमाने का एक्शन कौन करता है, मैकेनिकल। ये मैकेनिकल एक्शन है ना घुमाने का, और इसको कौन करेगा, जिसके पास क्या होगा, पार्टिकल, मटेरियल। ठीक है। तो हमको पता चला कि कैथोड रे बेसिकली मैकेनिकल वर्क कर सकती है, इनके पास स्ट्रेंथ होता है। इसका मतलब ये किससे बनी होंगी, क्या ये वेव होगा लाइट जैसे, या पार्टिकल होगा जो हमारे आसपास दिखता है, मटेरियल, जिसमें आप बैठे हो, जिसमें आप चलते फिरते हो, वो मैटर है, पार्टिकल। समझ रहे हैं। तो कैथोड रे क्या चीज होगा, पार्टिकल होगा, क्योंकि ये मैकेनिकल वर्क करता है।
समझ आया? तो दूसरा पॉइंट हमने बनाया, दे हैव मैकेनिकल स्ट्रेंथ बिकॉज लाइट व्हील स्टार्ट रोटेट, सो दे हैव पार्टिकल नेचर। तो इससे हमको कंक्लूजन क्या मिला? कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल। कंक्लूजन क्या निकला इससे? कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल या मटेरियल, पार्टिकल और मटेरियल्स। ठीक है, पार्टिकल की बनी होती है तभी वो वर्क कर सकती है किसी चीज पर। समझे या नहीं समझे? जैसे मैं हाथ से कुर्सी को धक्का मारता हूं तो ये हाथ पार्टिकल का बना हुआ है ना, मटेरियल ही तो है, मटेरियल है ना, मटेरियल फोर्स लगाता है। समझ आया? इसी तरह से अगर ये फोर्स लगा के व्हील को घुमा देती है तो ये भी क्या होगी? पार्टिकल नेचर की होगी। पार्टिकल समझे? वेव और पार्टिकल में अंतर समझ में आया? सन से आने वाली लाइट रेस वो वेव है, उसके पास पार्टिकल नहीं होता। ठीक है, इसलिए वो किसी चीज पर फोर्स नहीं लगाती, नहीं तो जिस पे पड़ेगी उसको दबा देगी, है ना। लेकिन लाइट जो आती है सन से वो किसी पर फोर्स नहीं लगाती, वो वेव होती। वेव के पास मटेरियल नेचर नहीं होता, मास नहीं होता। मटेरियल नहीं है मतलब मास नहीं है, और ये मटेरियल है मतलब मास है। जिसके पास मास होगा उसके पास ताकत होगी फोर्स लगाने की। अब ये एक दो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो हल्की चीज को तो घुमा ही देंगे क्योंकि वो खुद ही मटेरियल है। ठीक, अगली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए जिसकी वजह से ये डिस्कवरीज हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहां लगा दें, ठीक है, इसको समझिए, तो ये किस तरह से बिहेव करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब ये है कि यहां पे हम एक प्लेट लगा देते हैं, ठीक, यहां पे एक प्लेट लगा देते हैं और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यहीं पे लगा देते हैं ना। इसका कनेक्शन तो जो है वो है ही, ओके। यहां से हमने तार लिया ऐसे, यहां से हमने तार लिया ऐसे, ठीक है, समझ आया? इसको जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको जोड़ दिया निगेटिव टर्मिनल से। ये कैसा हो गया? निगेटिव। ये प्लेट कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। समझ आया? आया? ये बैटरी के तार हैं, इधर बैटरी होगी और बैटरी हमने बिल्कुल लो वोल्टेज पर रखा है, बहुत हाई भी नहीं रखा है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस हम इसमें लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट होंगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दोनों के बीच में, ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो प्लस से माइनस की तरफ क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां से आने वाला चार्ज किसकी तरफ जाता है? एनोड, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। मतलब ये कैसा चार्ज होगा? बोलिए, ये वाले पार्टिकल कैसे होंगे? इनका ओरिजिनल रास्ता ये है जाने का, ठीक है, ठीक है। कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, ओरिजिनल रास्ता। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बैटरी का, ये दोनों प्लेट एक्टिव हो जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये समझ आया? और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है? चार्ज पर। आने वाली चीज कैथोड रे निगेटिव चार्ज है, तभी तो वो एनोड की तरफ जा रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये निगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट उस पर फोर्स लगाएंगे, यानी इनके द्वारा बनाया हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में, वो उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। और अगर ये चार्ज आने वाला निगेटिव है तो किस प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये ऐसे ना जाके ऐसे मुड़ जाता है, इधर यहां स्ट्राइक करता है ग्लास वॉल में, यहां पे जलने लगती है बत्ती। आया समझ में? तो हमको पता चलता है कि ये तो यहां जल रहा था, है ना। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं ये यहां जलने लगता है, मतलब ये मुड़ गया। ये चलते हुए तो दिखता नहीं है, लेकिन हमको स्पॉट तो दिखता है। जिंक सल्फाइड का हम यहाँ पे कोटिंग कर देंगे, स्क्रीन बना देंगे, तो वहां तो जलता हुआ मिलेगा ना। जैसे टीवी का पिक्चर ट्यूब होता है, टीवी में पिक्चर कैसे आता है? पिक्चर ट्यूब की वजह से। देखें तो ये बिल्कुल पिक्चर ट्यूब ही है, ये जहाँ पे जिंक सल्फाइड आप पॉलिश कर देंगे पिक्चर ट्यूब है वो। समझ आया? जो बल्ब आप यूज करते हो, ट्यूबलाइट वगैरह, वो बिल्कुल उसी तरह वर्क करती हैं, फ्लोरोसेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, स्क्रीन बनाने के लिए। तो ये समझ में आया आपको? बोलिए, ये यहाँ पे हिट करता है, किस प्लेट की तरफ मुड़ गया? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। कौन सा फील्ड लगाने से? ये हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है बैटरी लगा के, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कौन सा फील्ड बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये
कैथोड रे के पार्टिकल किधर मुड़ जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि इन रेस के पास कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, इसलिए तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पर फोर्स लगा के उसको मोड़ दिया, पॉजिटिव तरफ बुला लिया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर मोड़ देता, निगेटिव प्लेट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, आंसर है इट डिफ्लेक्ट्स, यानी कैथोड रे पार्टिकल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो मुड़ जाता है। और इससे पता चलता है कि कैथोड रे के पास कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। ये एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है, समझे, बोलिए। हाँ जी, अगला इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाएंगे, दो मैग्नेट लगा दिए, ठीक है, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। अब यहां पर हम मैग्नेट लगा दे रहे हैं, मैग्नेट कोई भी यूज करके लाओ आप, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, चाहे हॉर्स शू मैग्नेट यूज कर लो, चाहे बार मैग्नेट यूज कर लो, या उसकी जगह पे कॉइल यूज कर लो। कॉइल तो भी आप समझेंगे नहीं, तो मैग्नेट ही समझिए। हमने इसके अगल बगल, जैसे यहाँ पे ये ट्यूब है ऐसे, ठीक है, ट्यूब समझ में आया, इधर एक मैग्नेट रख दिया, इधर एक मैग्नेट रख दिया, ट्यूब बीच में, इमेजिन हो रहा है, इधर एक मैग्नेट और पीछे तरफ एक मैग्नेट, बीच में ट्यूब है ऐसे, ठीक है, इधर मैग्नेट का एक पोल, इधर मैग्नेट का दूसरा पोल, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल लगाया, समझ आ रहा है। अब उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बनाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो ऐसे आपको दिखेगा, ठीक, ठीक है। सपोज दिस इज साउथ पोल, उस पार है, और नॉर्थ पोल इस पार, ये कैसे लगा है, समझ आ रहा है, कैसे रखा हूं, ये ऐसे मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसको, ठीक है, और बीच में ट्यूब है, इमेजिन हो रहा है, ये बीच में ट्यूब हो गया और मैग्नेट को ऐसे रख दिए, इसका शेप ही मैग्नेट का ऐसा होता है, हॉर्स शू। तो एक तरफ उसका नॉर्थ पोल है, पीछे तरफ साउथ पोल है, समझ रहे, या ऐसे समझो, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल लगा दिए, बीच में ये है ट्यूब है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल। ओके, अब क्या होता है हम देखते हैं, जैसे ही ये चला, मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, ये मैग्नेट रखा, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसे इलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है प्लस से माइनस की तरफ, वैसे ही मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो हम ये देखते हैं ये सीधा जाने वाली चीज नॉर्थ की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इस पर इफेक्ट पड़ता है, ये डिफ्लेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसकी वजह से भी डिफ्लेक्ट होता है, मुड़ता है, ठीक है। क्यों मुड़ता है वो क्लास 12th में चल के आप रीजन समझेंगे कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड भी करंट की वजह से ही बनता है, समझ रहे हैं, किसकी वजह से, चलता हुआ करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हैं, जैसे चुंबक अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वैसे चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अगर वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स लगाएगा ही, इसलिए ये मुड़ जाता है, क्योंकि ये चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, ये चल रहा है, चलता हुआ चार्ज करंट बनाएगा, करंट जब भी चलेगा, चार्ज जब भी चलेगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और ये सारी चीजें आपको 12th में चल के समझ में आएंगी कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये समझिए कि अगर चार्ज चला मतलब करंट बना, और करंट बना मतलब वहां क्या बना आसपास, मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे मैग्नेट किसी चीज को खींच लेता है ना, लोहे को खींच लेता है, वैसे ही किसी तार में से जब करंट फ्लो होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट बन जाता है। कोई लोहा लाओगे तो उसको खींच लेगा, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, चाहे रिपल्शन का चाहे अट्रैक्शन का, लेकिन फोर्स जरूर लगाएगा, समझ रहे। तो एक तार में से चलता हुआ करंट या चलता हुआ चार्ज क्या बनाता है, क्या बनाता है, बोलिए जोर से। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जैसे एक चुंबक के सामने दूसरा चुंबक रखो या आयरन रखो, तो ये क्या करता है, खींच लेता है। क्या इसने हाथ बढ़ाया इसको खींचने के लिए, क्या टच हुआ, बिना टच किए इसने खींच लिया, मतलब इसने क्या बनाया होगा, फील्ड चारों तरफ, वो फील्ड फोर्स लगा के इसको खींच लाता है। ये समझ आया आपको, बोलिए आया कि नहीं। इसी तरह से ये भी याद रखिए, आगे चल के आपके डाउट सारे क्लियर होंगे, क्योंकि अभी हमारा वो स्कोप नहीं है, टॉपिक नहीं है, इसलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ओवरव्यू थोड़ा सा समझिए कि किसी भी तार से जब करंट फ्लो होता है,
करंट, करंट फ्लो मतलब चार्ज चलता है, तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, तार की मैग्नेटिक फील्ड, जैसे चुंबक बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, सेम करंट बनाता है। इवन मैग्नेट भी, जो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है मैग्नेट, वो भी बेसिकली चार्ज की वजह से होता है। वो भी आप क्लास 12 में चल के पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में। ये हो गया, यहां तक समझ में आया। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से भी ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, समझ आया, नॉर्थ की तरफ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी इस पर होता है। अगली चीज हीटिंग प्रॉपर्टी। हीटिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर मैं इसके रास्ते में कोई ऐसे फॉइल रख दूं, कोई भी मटेरियल रख दूं ऐसे, ये ठीक है, और इससे ये टकराने लग जाए, इस फॉइल से ये हिट करे, तो हिट करेगा तो उसको गर्म कर देता है। गर्म करने का काम किसका है, पार्टिकल का। याद रखिए जब भी टक्कर होगी वहां पे हीट प्रोड्यूस जरूर होगी। अब सन से आने वाली रेस भी किसी चीज को गर्म कर देती है, इसका मतलब ये नहीं उसमें पार्टिकल है, वहां से ऑलरेडी हीट आ रही है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो वेव के फॉर्म में ही हीट आती है, तो वहां से तो हीट ही आती है, याद रखिए, इसलिए चीजें गर्म होती है। लेकिन किसी चीज को हमको गर्म करना है तो उसको हम क्या करके गर्म कर सकते हैं, कोलिजन करवा के, टक्कर करवा के। समझ आ रहा है, आया कि नहीं आया। पानी को जब हम लोग आग के ऊपर चढ़ाते हैं पानी गर्म हो जाता है, क्यों। या हीटर जब हम पानी में डालते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर, तो भी पानी गर्म हो जाता है, क्यों। वहां तो कोई वेव नहीं आती। हीटर जब पानी में लगाते हो तो कोई वेव आती है क्या, आंसर है नहीं, फिर भी पानी गर्म हो जाता है, क्यों, नहीं पता। ये छोटे छोटे जवाब आपको पता होने चाहिए, क्यों पानी गर्म हो जाता है हीटर लगाने से। पार्टिकल्स निकलते होंगे, हाँ जी, पार्टिकल निकलते हैं उसमें से, नो डाउट। कोई वेव थोड़ी ना निकलती हीटर से, इलेक्ट्रॉन निकलता है, समझ आया। और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है पानी के अंदर तो वो पानी के मॉलिक्यूल को धक्का मारता है, इतनी तेज से चलता है वो 3 × 10⁸ की स्पीड से, इतनी स्पीड से कोलिजन होती है कि पानी के मॉलिक्यूल गर्म होने लगते हैं। समझ आया, किसकी वजह से, स्ट्राइक की वजह से, धक्का लगने की वजह से, कोलिजन होने की वजह से, इसलिए पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, समझे नहीं समझे। धूप में रखा हुआ पानी भी इसीलिए गर्म होता है क्योंकि वहां से जब एनर्जी आती है किसी भी रूप में, हीट के फॉर्म में, किसी भी रूप में, जब वो एनर्जी पानी के मॉलिक्यूल को मिलती है तो पानी के मॉलिक्यूल या पानी का इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेके एक्साइटेड हो जाता है और बड़ी तेजी से चलने लगता है, समझ रहे हैं। और जब चलेगा बहुत तेजी से तो अगल बगल वालों को हिट भी करेगा, और हिट करेगा तो फिर वो गर्म होंगे, और गर्म होंगे तो पूरा पानी गर्म हो जाएगा, इसलिए गर्म होता है। समझ आया। तो यहाँ पे जब हम कोई मेटल का फॉइल रखते हैं और जब ये इससे कंटिन्यूअसली टकराएगा, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन धनाधन 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 आके टकरा रहे हैं, तो ये क्या होगा, गर्म ही ना होगा, तो ये गर्म हो जाता है। गर्म करने का काम किसका है, मटेरियल का। अगर मटेरियल नहीं होगा तो ये गर्म नहीं होगा। ठीक है, इससे भी पता चलता है कि इसका नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है, क्योंकि ये क्या कर देती हैं, किसी भी चीज को, मेटल को गर्म कर देती हैं जब इससे पड़ती हैं। तो समझ आया। हाँ, लेकिन शर्त ये है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये क्या करेंगे, इसको छेद के पार निकल जाएंगी। कैथोड रे के पास ये टेंडेंसी होती है, स्ट्रेंथ होता है कि बहुत पतला अगर कोई मटेरियल आपने रखा है, बिल्कुल पतला थिन फॉइल, तो ये उसको पेनिट्रेट करके निकल जाएंगे। वो आगे पॉइंट लिखा है मैंने शायद, पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी इजिली पास थ्रू थिन फॉइल ऑफ मेटल। यानी अगर आपने बहुत पतला फॉइल रखा है, फॉइल समझ रहे हैं, फॉइल किसको बोलते हैं, वो मिठाई के ऊपर वर्क देखा है आपने, चांदी का लगा हुआ, कितना बारीक होता है, बहुत बारीक होता है ना, सिल्वर का होता है, एल्यूमिनियम का, और आप उसको खा जाते हो, वो मेटल का बना हुआ होता है, खा जाते हो कि नहीं, कितना पतला होता है, आपको एहसास भी नहीं होता कि ये मेटल होगा, समझ रहे हैं। लेकिन वो बना किसका है, मेटल का। चांदी का वर्क बोलते हैं उसको, चांदी का वर्क लगा दो सिल्वर कलर का, सिल्वर वो बोलते कलर है, आपको कंफ्यूजन होता है, सिल्वर चांदी को ही बोलते हैं, समझ आया। वो सिल्वर के बर्तन बोल बोल के घर में दिमाग को भ्रमित कर देते हैं कि नहीं सिल्वर ये है, जबकि एक्चुअल में सिल्वर कौन है, चांदी। चांदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर। वो सिल्वर का बर्तन वो अलग चीज़ है जो घर में है, तो हमारे दिमाग में वही पिक्चर चलता है, सिल्वर बोले तो सिल्वर का बर्तन याद आता है, ऐसा नहीं। सिल्वर मतलब चांदी, वो चांदी का वर्क होता है ना, समझ आया। कितना पतला होता है, बहुत बारीक, मिठाई के ऊपर लगाने वाला। वैसा ही उतना पतला अगर हम कोई भी मेटल का फॉइल बनाए, उसको फॉइल बोलते हैं, वो जो पतला सा बिछा देते हैं, चांदी का वर्क, वर्क यानी फॉइल, समझ आया। अगर उतना पतला फॉइल रखेंगे तो जब ये चलेंगी कैथोड रे तो इसको छेद के पार निकल जाएंगी, उससे टकरा के रुकेंगी नहीं, समझ रहे। इतनी इनकी स्ट्रेंथ होती है कि वो पतले मेटल को पेनिट्रेट करके निकल जाती हैं।
ठीक है, और मोटा मेटल रख दिए तो टकराएंगी तो इसको गर्म कर देंगी, ये लाल हो जाएगा थोड़ी देर में। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? वो हीटर की कॉइल देखे हो, गर्म हो जाता है खाना पकाने वाला, क्यों गर्म हो जाता है वो? हम तो चार्ज भेजते हैं, वो जो स्प्रिंग लगी होती, देखें हीटर खाना पकाने का, देखें कि नहीं देखें? पहले ये बताओ। नहीं देखे हो तो मैं बल्ब दिखाऊं आपको। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो लाल होता है कि नहीं? जैसे ही आप बल्ब को ऑन करते हो तुरंत नहीं जलता, पहले थोड़ा सा लाल होता है फिर जलता है। और आप स्विच ऑफ करते हो तो तुरंत उसका आंख बंद नहीं होता है, पहले बत्ती बंद होती है और वो फॉइल फिलामेंट आपको लाल दिखेगा, उसके बाद धीरे 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 वो बंद होता है। समझ गए? उस फिलामेंट में क्या है? रेसिस्टेंस। जब उसमें से चार्ज फ्लो होता है तो रेसिस्टेंस उसको फ्लो नहीं होने देता, और चार्ज को तो अपनी स्पीड से चलना है, इसलिए वो उस फिलामेंट के एटम से टकराता है तो वो गर्म हो जाता है कोलिजन की वजह से। समझ गए? गर्म हुआ तो लाल हुआ, और लाल हुआ तो लाइट निकलने लग गया, थोड़ी देर बाद चमकने लगता है। बाहर हमने देखी वो फिलामेंट नहीं चमकता, समझ रहे हो? समझ रहे हो? बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा रहता है वो सिर्फ गर्म होता है, गर्म होकर लाल हो जाता है। जैसे खाना पकाने वाला हीटर, उसका स्प्रिंग, इलेक्ट्रॉन पास हुआ, चार्ज पास हुआ तो वो क्या हो गया? इतना ज्यादा रेसिस्टेंस होता है कि चार्ज को पास नहीं होने देता, तो चार्ज सबसे टकराता है उसके एटम से, फिलामेंट के, तो गर्म कर देता है उसको, लाल हो गया वो। अब हीटर में लगा हुआ स्प्रिंग सिर्फ लाल दिखता है, लेकिन बल्ब के अंदर लगा हुआ स्प्रिंग वो जलने लगता है, उससे लाइट निकलती। क्यों? वो इसलिए कि बल्ब के बाहर जो ग्लास है, उस ग्लास के अंदर हम गैस भरे रहते हैं, नियॉन गैस, आर्गन गैस। समझ रहे हैं? बल्ब के अंदर कौन सी गैस है? नियॉन या आर्गन, कोई गैस है। तो जब वो फिलामेंट लाल होता है, गर्म होता है, उससे हीट निकलती है। फिलामेंट से क्या निकली? हीट। और उसके अगल बगल जो गैस भरी हुई है बल्ब के अंदर, वो निकलने वाली हीट उस गैस को भी क्या कर देती? गर्म। और गैस के मॉलिक्यूल जब गर्म होते हैं तो फिर उससे लाइट निकलने लगती है, चमकने लगता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल भी आपस में टकराने लगते हैं एक दूसरे से, और उनसे फिर लाइट निकलने लगता है। वो उनकी खासियत है, प्रॉपर्टी है उन गैस के मॉलिक्यूल्स की। तभी तो हम नियॉन या आर्गन गैस भरते हैं बल्ब के अंदर, नहीं तो दूसरे गैस ना भर लेते। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? हाँ, ये वो गैस है कि थोड़ी सी भी उनको गर्मी मिली, हीट मिली, तो फिर उनसे लाइट निकलने लगता है। और लाइट निकलने के एक्शन मैंने फिजिक्स में समझाया है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है एनर्जी लेके, और ऊपर नीचे होता है, तो वो लाइट को रेडिएट करता है। इस तरह लाखों करोड़ों एटम के इलेक्ट्रॉन ऐसा करते हैं, तो उससे लाइट निकलती है और वो लाइट हमको दिखती है बाहर। समझ आया रीजन? तो ये यहाँ पर होता है, पेनिट्रेटिंग पावर होता है। अगर पतला सा फॉइल रख दिया आपने तो ये क्या करेगा? उसको पेनिट्रेट करके निकल जाएगा। मोटा फॉइल रखे तो क्या करेगा? हिट करेगा, गर्म कर देगा। समझ आया? दोनों तरह की प्रॉपर्टी इसके पास होती है। हाँ, तो इसका ओवरव्यू आपको क्या समझना है? देखिए कि कैथोड रे मेड अप ऑफ मटेरियल। कैथोड रे किसकी बनी होती है? मटेरियल, पार्टिकल नेचर की होती, वेव नहीं होता। और दूसरा, इसके पास कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज किससे पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से। समझ गए? क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। पार्टिकल नेचर किससे पता चलता है? क्योंकि ये मैकेनिकल वर्क करती हैं, किसी चीज को घुमा देती हैं, किसी चीज को गर्म कर देती हैं। ये सारे एविडेंस किस चीज के हैं? कि ये पार्टिकल की बनी हुई है। क्योंकि गर्म करना, किसी चीज को घुमाना, ये पार्टिकल ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? ये बोलो, ठीक है? हाँ जी, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, शॉर्टकट में मैंने लिखा है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक दो चीज इसमें और समझिए। ये कौन से ईयर में हुआ जी एक्सपेरिमेंट? 1879। याद है? बोलो, याद है कि नहीं है? डेट याद रखिएगा। किसने किया है ये एक्सपेरिमेंट? विलियम क्रूक ने। ठीक है? उस समय इलेक्ट्रॉन नाम नहीं आया, सिर्फ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन कैथोड रेस का नाम आया। ठीक है? बाद में स्टोनी ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। इसके बाद भी अभी तक ये मिस्ट्री ही बना हुआ है। सिर्फ अभी हमको इतनी चीजें पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि एक निगेटिव चार्ज का पार्टिकल होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है इसके पास, ये पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज है, सिर्फ इतनी चीजें ही पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से डिफ्लेक्ट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से भी डिफ्लेक्ट हो जाता है, बस यही इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। लेकिन इसका मास कितना होता है इसके पास, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इसके पास चार्ज कितना होता है, ये विलियम क्रूक्स ने नहीं बताया। ठीक है? तो इसके फिर 10-20 साल के बाद फिर से एक्सपेरिमेंट्स हुए, सेम यही ट्यूब लेकर के, डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के। और वो एक्सपेरिमेंट आप ना पढ़ेंगे, जे थॉमसन ने किया। किसने? जे थॉमसन का आप मॉडल पढ़ते हो ना, एटॉमिक मॉडल, पहला मॉडल पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? 10th तक में आता है ना जे थॉमसन का मॉडल, वो प्लम पुडिंग मॉडल, कलिंदर वाला, बीच बीच में रेजिन है। जैसे आप लोग केक खाते हो तो केक में बीच बीच में किशमिश मिलती है, वैसा मॉडल उन्होंने बनाया था। वो मॉडल उन्होंने बनाया 1904 में। किस सन में?
1904 में अपना मॉडल प्रपोज किया, लेकिन उससे पहले 10-20 साल पहले, 20 या 25 साल पहले उन्होंने चार्ज और मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, उसका रेशियो बताया। एक्सपेरिमेंट किया, सेम ट्यूब लेकर के अलग अलग गैस भर के अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड लगा लगा के, ये समझिए इसको। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, दिस इज पॉजिटिव एनोड, दिस इज निगेटिव कैथोड। बीच में क्या भरना है, गैसेस। ठीक है, तो इसको समझना, इस एक्सपेरिमेंट को। जे थॉमसन 1897, 1897, कौन सा टाइम पीरियड आ गया, बोलिए। 1897, ठीक है। 3 और 4, 7 साल के बाद उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया। ये जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया 1897 में, और जस्ट 7 ईयर बाद यानी 1904 में अपना पहला मॉडल प्रपोज किया। एटम ऐसा दिखता होगा, इस शेप का होगा, इस डिजाइन का होगा। तो पहला एटॉमिक मॉडल किसने प्रपोज किया था, हमारे और भी लोगों ने किया था, लेकिन हमारे पास रिटर्न में प्रूफ किसका है, पहला जे थॉमसन का। भले उसमें बहुत सारी खामियां थी, गलतियां थी, फिर भी हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला मॉडल था। तो ये आप याद रखोगे, नाम आगे हम यूज करेंगे। जैसे ही हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर आते हैं, जो कि हमारा चैप्टर ही है, तो पहला मॉडल हम जे थॉमसन का डिस्कस करेंगे। ये चीज समझे। अब देखो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेम डिस्चार्ज ट्यूब उठाया, अलग अलग डिस्चार्ज ट्यूब लिए, बहुत सारे लिए। बहुत सारे लेने का मतलब ये है कि बार बार ये जो मेटल लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड, ये मेटल चेंज किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, इनको बदल के। किसको बदल के, इलेक्ट्रोड्स। इनको क्या बोलते हैं, एक शब्द में इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एनोड। क्या बोलना इनको, इलेक्ट्रोड। किसके बने हुए हैं, मेटल के। तो बार बार अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड लगा के टेस्ट किया, ठीक है। कभी आयरन लगा के चेक कर लिया, कभी सिल्वर लगा के चेक कर लिया, समझ रहे, कभी जिंक के इलेक्ट्रोड लगा के चेक कर लिए, कभी कोई कभी कॉपर का इलेक्ट्रोड बना दिया, समझ रहे। तो बार बार ये मेटल चेंज कर करके एक्सपेरिमेंट किया, नंबर 1। बीच में जो गैस भरी है, गैस को भी बार बार चेंज कर करके एक्सपेरिमेंट किया। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक, ओके। उसके बाद उन्होंने इसमें और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए। मॉडिफिकेशंस कैसे किए, ये डिजाइन आपके बुक में ज्यादा बेटर आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, क्योंकि हम जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये चार्ज पार्टिकल किधर मुड़ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो किधर मुड़ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ। दोनों से डिफ्लेक्ट होते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल ऊपर मुड़ता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे मुड़ता है। समझ रहे हैं बात। और उधर में एक स्क्रीन लगाई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बढ़िया से डिजाइन दे देता हूं, ठीक। ये डिजाइन समझो ताकि पिक्चर आपको ज्यादा क्लियर कर समझ में आए। इसको समझिए, दिस इज कैथोड। ये कौन सा है, कैथोड, ठीक है। ये समझ आया। प्लेट ही होती है बेसिकली इलेक्ट्रोड। वो हम साइड से देखते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखती है, होती तो ऐसी ना है, मेटल की बनी हुई, समझ रहे हो। उसको मैं ऐसे लगा दूंगा तो आपको सिर्फ ये लाइन दिखेगी, इसलिए हम लोग ऐसे लाइन खींच के दिखाते हैं, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। समझ आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में कैसी होती है, ऐसी एरिया होता है इनके पास कुछ। तो ये कैथोड है, प्लेट मान लो, ठीक है। इसको बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ूंगा मैं, नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका एनोड है, एनोड। और इसको बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल। ये ऐसे जुड़ा होगा सपोज जी, ठीक है। समझ आया, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, हम जान रहे हैं कि कैथोड से ये निकलेगा क्या, कैथोड रेस। बीच में एयर गैस भरी हुई है यहाँ, ठीक है। ये पीछे का हम स्क्रीन थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं, अदरवाइज यहीं तक था ना डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड एनोड, बीच में गैस यहीं तक था। तो ये बीच में गैस भर दिए हम, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ऑन करेंगे तो यहाँ पर इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि ये गैस क्या होंगी, आयोनाइज। आयोनाइज समझ रहे हो, दोनों प्लेट
कैथोड और एनोड, जैसे ही आप बैटरी ऑन करोगे दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कि बीच में जो एयर भरी है, गैस भरी है, उसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है। समझ रहे हो पिक्चर क्या है कि नहीं समझे? बोलो जोर से, थोड़ा मुंह खोलो। पिक्चर क्या है? दोनों चार्ज प्लेट में चार्ज बढ़ाइए। चार्ज बढ़ाने का तरीका, बैटरी ऑन कीजिए, इसमें चार्ज बढ़ गया, इसमें चार्ज बढ़ गया। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उतना ही क्या करेगा? चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो बीच में जो एटम मिलेंगे उसको गैस के, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, बाहर में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एटम के इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ के खींच लेता है, तोड़ देता है उसको। तो एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो इलेक्ट्रॉन बन के दौड़ेगा, निकल गया ना, बाकी का एटम क्या हो गया? प्लस चार्ज वाला, आयोनाइज हो गया, आयन बन गया ना वो एटम। लेकिन इलेक्ट्रॉन टूटा कि नहीं? जो इलेक्ट्रॉन टूटा वही इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागता है? एनोड की तरफ। बात समझ आया? गैस के एटम जो बीच में पड़े रहते हैं वही आयोनाइज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से, उसी के इलेक्ट्रॉन टूटते हैं जो बीच में गैस है, वही इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से भागते हैं एनोड की तरफ। अब ये एनोड मैंने इतना बड़ा बनाया है कि इसके ऊपर से नीचे से नहीं जा सकते, तो सब इससे टकराएंगे इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करते हैं, इसमें बीच में एक छोटा सा होल बना देते हैं ऐसे, ये। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से पड़ेंगे तो यहां से तो आगे निकलेंगे ना, ऐसे। समझ आ रहा है? बोलो। हाँ, जब यहां से पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन बीच वाले होल से तो यहां से तो आगे निकलेंगे इस तरह। तो एक पतली सी बीम इलेक्ट्रॉन की निकली। यहां मैंने बंदोबस्त क्या कर रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है। समझते जाना ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं लगाऊं, कुछ भी नहीं, और ये मेरा स्क्रीन है, ये किस चीज का बना हुआ है? जिंक सल्फाइड। यहाँ पे क्या पॉलिश कर दिया है मैंने? जिंक सल्फाइड। जैसे पिक्चर ट्यूब नहीं होता टीवी का, टीवी जब बंद करते हैं तो बीच में एक छोटी सी लाइट दिखती फिर बंद होता है। ये कभी खराब होता है तो बीच में एक बूंदी बस जलती रहती, बाकी कुछ नहीं जलता। समझ आ रहा है? बल्ब ऐसे ही जलते हैं क्योंकि अंदर में पाउडर होता है, फ्लोरोसेंट का पाउडर। समझ गए? बल्ब कभी देखो तोड़ के, ये वाले बल्ब, एलईडी नहीं, CFL देखें? कभी नहीं देखें? पाउडर निकलता है। ट्यूबलाइट देखें फोड़ के, कभी पाउडर निकलता है, वो फ्लोरोसेंट पाउडर होता है, उसी की वजह से उसमें लाइट आती है। स्क्रीन है वो। तो ये स्क्रीन बनाया हमने, जिंक सल्फाइड पॉलिश कर दिया। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, मिरर में हम लोग चेहरा देखते हैं तो पीछे उसके सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग होती है, इसलिए चेहरा दिखता है। समझ गए? उसी तरह से ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग हम किस लिए करते हैं कि कोई लाइट जब टकराएगी तो वहां चमकने लगेगी उसी जगह, वो ऐसे फैलेगी नहीं, पूरी लाइट अप नहीं हो जाएगी। जहां पे टकराएगी वहीं पे ऐसे स्पॉट बन जाएगा, तो पता चलेगा यहाँ लाइट आ रही है, टकरा रही है। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू कलर की। तो ये वो स्क्रीन है जिंक सल्फाइड का। ठीक है, ओके। इसको फोटोग्राफिक स्क्रीन भी बोल सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट भी बोल सकते हैं, कुछ भी। अगर मैं यहाँ कोई भी अरेंजमेंट नहीं करूं, बिल्कुल यहाँ से जब कैथोड रे चलेंगी तो इस छोटे से होल से जो मैंने एनोड में बनाया है यहाँ से निकलेंगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, क्योंकि हमारा पहले ही पॉइंट क्या है, ये कैसे चलती हैं? स्ट्रेट। तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, यहाँ पर जलेगा ये है ए पॉइंट। समझ आया? अगर हम कोई बंदोबस्त नहीं करें, सिर्फ एक पतला सा होल यहाँ पे क्रिएट कर दें एनोड में, परफोरेटेड बनाए एनोड को, तो जब ये गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे आयोनाइज होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट एनोड की तरफ, तो यहाँ छेद रहेगा, तो यहाँ से निकलेंगे, और निकलेंगे तो सीधे किसको स्ट्राइक करेंगे? स्क्रीन को। और ये कहाँ पे जलते हुए दिखेंगे? ठीक इस छेद के सामने, बीचों बीच, यहाँ पे स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच। समझ गए? अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बंदोबस्त लगा दूं, कौन सा बंदोबस्त? तो फिर ये तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये, और जब ये इधर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बस रहेगा तो ये किधर मुड़ जाएंगी? बोलिए, ऊपर की तरफ। ये यहां चला जाएगा, तो ये बी पॉइंट पे हमको दिखता है। ये किसकी वजह से आया? यहां किसकी वजह से आएगा? बोलिए बोलिए, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इस पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव, इसलिए ये वहां मुड़ गया। किस फील्ड की वजह से गया यहाँ पे? बोलिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, ये पिक्चर समझ में आया? आया? ओके। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाता, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाता, ये उस तरफ साउथ, इस तरफ नॉर्थ, और बीच से ये जाता, तो ये किधर मुड़ जाता? नॉर्थ पोल की तरफ। समझ रहे? तो ये इधर दिखा रहा हूं नॉर्थ पोल को, ऐसे आ जाता है बाहर की तरफ, ये ऐसे यहां आ जाता। ये किसकी वजह से आता है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसका इफेक्ट है? मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ पे आता। दिस इज पोजीशन नंबर सी। तो बी पर किसकी वजह से जाता? जब सिर्फ क्या अप्लाई होता? इलेक्ट्रिक फील्ड। सी पर किसकी वजह से दिखता स्पॉट? जब मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? और कुछ भी नहीं लगाते तो कहां पे दिखता? ए पर दिखता। ये समझ आया?
अब ना जे थॉमसन ने ये किया, उसको पता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा बी पे दिखेगा स्पॉट, मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ दिखेगा, सी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा बी पे दिखेगा, कुछ नहीं लगाऊंगा ए पे दिखेगा। ठीक है, चलो दोनों लगा देते हैं, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड नापना भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नापना भी आता है, क्योंकि उस जमाने तक ये चीजें डिस्कवर हो चुकी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करना है, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करना है, आप लोग अभी नहीं जानते, क्योंकि आप लोग 12th नहीं पढ़े हैं, वो लोग 12th पढ़ चुके थे उस समय। ठीक है, उनके सिलेबस में था, उनको मालूम था कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस समय तक नॉन क्वांटिटी होती थी और उनको उनका कैलकुलेशन करना आता था। ठीक है, ठीक, तो उन्होंने क्या किया, दोनों चीजें लगाई। वो जान रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ले जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यहां ले जाएगा, चलो दोनों चीजें लगाओ और दोनों के स्ट्रेंथ को ऐसे सेट करो कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मोड़ता है इसको और जितना मैग्नेटिक फील्ड मोड़ता है इसको, दोनों के डिफ्लेक्शन को बैलेंस कर दो, ताकि दोनों का फोर्स बैलेंस हो जाए। तो ये कहां जाए, ठीक ए पे आए। ऊपर लगने वाला फोर्स, नीचे लगने वाला फोर्स जब बराबर हो जाएंगे तो ये कहां जाएगा, ऊपर की नीचे सीधे जाएगा। समझ आ रहा है? तो ऊपर लगने वाला फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है इसको ऊपर मोड़ने के लिए, ठीक उतना ही फोर्स अगर मैं नीचे का बना दूं मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हैं, तो जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, दोनों फोर्स अगर बराबर हो गए तो फिर ये किधर जाएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, सीधा जाएगा। समझ आया? तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इफेक्ट को क्या किया, बैलेंस, एडजस्ट करके क्या किया, बैलेंस, ताकि दोनों का फोर्स क्या हो जाए, इक्वल, और ये सीधा कहां जाए, जहां इसको ओरिजिनल में जाना चाहिए। समझ गए, ए पॉइंट पर। तो इन्होंने इसको बैलेंस किया। ठीक है, क्या किया, बैलेंस, और बैलेंस करके उन्होंने क्या बनाया, चार्ज और मास का रेशियो बताया। चार्ज नहीं बताया, मास नहीं बताया इलेक्ट्रॉन का, ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया ना इलेक्ट्रॉन का मास बताया। क्या बताया कि चार्ज और मास का जब रेशियो निकाला जाएगा तो इतना आएगा। चार्ज और मास अकेले अकेले नहीं पता, क्या पता है, चार्ज और मास का रेशियो इतना आएगा। और वो किससे बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मेजरमेंट के चलते, मेजरमेंट की हेल्प से। समझ में आ रहा है ये चीज? और अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, उन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिस रास्ते में मुड़ता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किधर आता है ये, यहां, तो ये पाथ ऐसे कर्व हुआ। अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करता तो ये कुछ ऐसा सर्कल दिखता, देखो इमेजिन करो, दिखेगा, ये पाथ दिखा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मुड़ता है। इसका सर्कल कंप्लीट करूंगा तो ऐसा कोई सर्कल बनेगा, इसका सेंटर यहां कहीं आएगा, तो ये अगर सेंटर यहां कहीं आया तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस, दिस इज रेडियस ऑफ दिस पाथ। समझ आया? तो इन्होंने कैलकुलेशन किया, ये रेडियस लिया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब ये मुड़ता है, जिस पाथ में जाता है उस पाथ का रेडियस मेजरमेंट किया। ये तो हम नाप सकते हैं ना ज्योमेट्री से, तो ये मेजरमेंट किया, आर लिया। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यानी यहां जितना मैग्नेटिक फील्ड हम लगाए हैं उसका ताकत कितना है, एच। इसको नापने का तरीका आप क्लास 12th में चल के सीखोगे, चौथे चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीखोगे पहले ही दूसरे चैप्टर में, पहले ही चैप्टर में स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेजरेबल क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी मेजरेबल क्वांटिटी है। ये तो हम स्केल पटरी रख के नाप लेंगे, इसका जो भी ऑर्बिट बनता होगा, जो भी पाथ बनता होगा मैग्नेटिक फील्ड के रेडियस की वजह से। समझ आया? तो ये वाला रेडियस हम मेजर कर लेंगे, यहाँ पे सारी चीजें हमने रखी और ये नाप करके उन्होंने बताया कि देखो भैया, चार्ज और मास उसका रेशियो इतना होता है। ठीक है, कितना होता है चार्ज और मास का रेशियो, इतना। समझ आया? और इसमें 2-3 चीज और गौर करने की है, उस पर थोड़ा सा गौर करो। देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन चलेगा, ध्यान से समझना, ये कब कम मुड़ेगा कब ज्यादा मुड़ेगा, कब हल्का सा मुड़ेगा कब ज्यादा मुड़ेगा, यानी डिफ्लेक्शन कब कम होगा कब ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन, मुड़ना किस चीज पर डिपेंड करता है, पहला चीज चार्ज पर। जितना ज्यादा चार्ज होगा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लगा रहा हूं, आने वाला चार्ज अगर सिर्फ 1 कूलम का है, कितने का, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 कूलम पे फोर्स लगाएगा, उसको मोड़ देगा ऊपर की तरफ, है ना। आने वाला अगर 10 कूलम का हुआ तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। जब चार्ज ज्यादा होता है तो फोर्स भी क्या हो जाता है, ज्यादा, तो उसको वो बड़ी तेजी से मोड़ेगा। चार्ज कम तो डिफ्लेक्शन भी क्या, कम। ध्यान से समझना ना। नंबर 1 डिफ्लेक्शन, यानी ये मुड़ना किस चीज पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू डिफ्लेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू डिफ्लेक्शन। चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा, कम डिफ्लेक्ट होगा, धीरे से मुड़ेगा। समझ रहे हैं? लेकिन चार्ज अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर ही तो फोर्स लगाता है। कम चार्ज कम फोर्स, ज्यादा चार्ज ज्यादा फोर्स। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो मोड़ने का प्रक्रिया भी क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ये समझ आया या नहीं आया? बोलिए बोलिए, ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, आने वाली चीज का मास अगर हल्का होगा या भारी होगा तो वो कैसे मुड़ेगा? हल्का चीज ज्यादा मुड़ता है कि भारी चीज जल्दी मुड़ता है? भारी चीज जल्दी मुड़ता है। बोलिए, एक हल्की चीज को मोड़ना है और एक भारी चीज को मोड़ना है, किसको मोड़ने में ज्यादा दिक्कत आएगा? भारी चीज को। हल्की चीज ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, भारी चीज कम डिफ्लेक्ट करेगी। तो जिसका मास ज्यादा होता है वो थोड़ा सा मुड़ता है, समझ रहे? अगर ये बहुत भारी चीज होती और ये फोर्स लगा के उसको मोड़ता, बड़ा सा बॉल होता और ये फोर्स लगा के उसको यहां ले जाता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे ले जाता? बहुत थोड़ा सा मोड़ पाता, सिर्फ यहीं पे आता, इतना ही मुड़ता। समझ आया? और अगर ये बहुत हल्का है तो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा फोर्स लगाओ मुड़ गया। समझ रहे? तो दूसरा क्वांटिटी क्या है? मास। मास अगर ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। समझ रहे? मास अगर कम है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा। ये चीज समझ आया? और तीसरी चीज वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। समझ रहे? वोल्टेज लगाना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना, वोल्टेज इंक्रीज करो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? यहां पर इसको बैटरी से ना जोड़े हैं प्लेट को, वोल्टेज बढ़ा दो, बैटरी को बढ़ा दो तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो चार्ज पे फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। तो वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। समझे? नहीं आ रहा है समझ में? ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है इसका पूरा डेरिवेशन वगैरह कैसे करते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसका ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जे थॉमसन ने भी कोशिश किया क्या बनाने का? एटम ऑफ, या एटम का स्ट्रक्चर बनाने का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले 7 साल पहले उन्होंने क्या दिया था कि देखो जी, जब भी चार्ज और मास का रेशियो निकाला जाएगा वो कितना आएगा? चार्ज और मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास का रेशियो। और वो कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने? वही डिस्चार्ज ट्यूब लेके बार बार अलग अलग गैस लेके बार बार ये इलेक्ट्रोड चेंज कर करके अलग अलग मेटल के बार बार एक्सपेरिमेंट करके बताया कि मैं जब सारे चेंजेस करता हूं तो ये किस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कहाँ मुड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहाँ मुड़ता है। इनको बैलेंस करते हैं फोर्स को, तो यहाँ पे आता है। दोनों फोर्स का मेजरमेंट हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिकल फोर्स, दोनों फोर्स का मेजरमेंट हम जानते हैं। उसी मेजरमेंट की हेल्प से हमने क्या निकाला? इसका चार्ज और मास का रेशियो, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है ना, समझ रहे? और बहुत भारी चीज होगी कम डिफ्लेक्ट होगा, हल्की चीज होगी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो चार्ज और मास दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसका रेशियो उन्होंने बताया। और जब यहाँ पर क्वांटिटी रखी गई इसके मेजरमेंट का, इसके मेजरमेंट का, इट विल कम नियरली 1.76 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम। समझ आया? इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, नीचे है ये, तो 10 to the power -3, ऊपर आया +3, 1.76 10 to the power 11 कूलम पर केजी। ये आता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अकेला चार्ज नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दे, ये अकेला मास नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन का अकेला मास बता दे। ये क्या है? चार्ज और मास का रेशियो। समझ गए? ठीक है, तो इन्होंने चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट किया, लेकिन चार्ज कितना होता है वो नहीं बताया एक इलेक्ट्रॉन का, मास कितना होता है वो नहीं बताया एक इलेक्ट्रॉन का। चार्ज और मास ये नहीं पता चला। ठीक है, बाद में फिर डिस्कवरी हुई, तब फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मालूम हुआ और इलेक्ट्रॉन का मास भी हमको पता चला। समझ आया? और उसको फिर मिल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और मास उन्होंने कैलकुलेट किया। चार्ज किसी और मेथड से निकाला गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझ रहे हैं कितना होता है? आज के डेट में तो हम जान रहे हैं 1.6 10 to the power -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो बाद में किसी और मेथड से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया। ठीक है, जब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता चल गया तो मिल्टन ने फिर एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वो आपकी बुक में साइड में कोने पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए, मैं उसको डिटेल में नहीं जाता। उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों को लगा के बैलेंस करके एक ऑयल को, देखो ऐसे समझो ये कंपार्टमेंट है, डब्बा है, ठीक है, इसके 3 टुकड़े कर दिए, या समझो इसके ऊपर एक और बिल्डिंग है,
क्या है, इसके ऊपर जस्ट एक मंजिल और है, एक घर और है, जस्ट इस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। अब आप जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग की जो छत दिख रही है उस छत को मान लो पॉजिटिव प्लेट, क्या मान लिए, पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ एक छोटा सा छेद कर दो जिसको मैं पॉजिटिव प्लेट बोल रहा हूँ। मेरे सर के ऊपर जो छत है उसको पॉजिटिव चार्ज प्लेट मान लिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया ये वाला प्लेट। जहां पर मैं खड़ा हूं उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, तो ये रहा मेरा छत, दिखा पॉजिटिव प्लेट, और ये रहा मेरा फ्लोर जिसमें मैं खड़ा हूं नेगेटिव प्लेट। तो ये क्या बनाया बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, छत पॉजिटिव, फ्लोर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया मैंने छत में, और छत के ऊपर जो कमरा बना है उसमें तेल भर दिया, क्या भर दिए, समझ रहे हो, ऐसे समझो, डब्बा बना रहा हूं मैं, ये सिमेट्रिक डायग्राम, अदरवाइज क्यूबॉइड बना होगा, क्यूब बना होगा आपके बुक में, वहां से समझ लीजिएगा। यहाँ क्या भर दिए हम लोग, ऑयल। ऑयल डालने के लिए यहाँ एक एटोमाइजर हम यूज करते हैं जिसमें ऑयल भरा रहता है, ऐसे नहीं दबाते, तो ये पंप करता है ऑयल के ड्रॉप्स। जैसे बाल कटाने जब आप जाते हो नाई की दुकान में तो वो आपके बाल को पहले सींचता है, गीला करता है, वो क्या यूज करता है, पंप, पानी भर रहता है ऐसे दबाता है तो उसके ड्रॉपलेट निकलते हैं पानी के, ये वो वाला है, ऑयल एटोमाइजर बोलते हैं। तो ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स ऐसे डालता रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये है हमारी छत जहां पर हम बात कर रहे हैं, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये हमारा फ्लोर है जहां हम खड़े हैं, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये समझ आया। यहां हमने एक छोटा सा छेद किया है, छेद करेंगे तो यहां से ऑयल की बूंद गिरेगी, गिरेगी ना, तेल की बूंद, छोटा सा छेद है, तो जब तेल की बूंद गिरती है तो गिरेगी तो यहां आ जाएगी नीचे, ठीक। अब इमेजिन करो जब ये गिर रही है ठीक यहां पर पहुंची है, ठीक है, दिस इज ऑयल ड्रॉप, समझ आया। ये क्या है, तेल की एक बूंद है, बहुत छोटी सी गिरी। हर चीज नीचे क्यों गिरती है, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगा होगा इस पर, नीचे की तरफ, अभी पढ़ोगे आप लोग 11th में ही, mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फोर्स लगता है नीचे की तरफ, mg। इसमें m क्या है, इस तेल का मास, इस ऑयल ड्रॉप का क्या, मास। ये समझ आया। और हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज कितने टाइम में कितने दूर तक गई है तो कितनी भारी होगी, ये हम निकाल सकते हैं, हमारे पास मेथड है उसके निकालने के। तो इसका मास हम बगैर इसको तौले निकाल सकते हैं, समझे या नहीं समझे। उसकी डेंसिटी हम पहले ही नाप लेंगे, तेल की क्या है, डेंसिटी की हेल्प से भी मास निकल जाता है वॉल्यूम देख करके, समझ रहे। मास निकालने का बहुत तरीका है हमारे पास, मैं चाहूं तो ग्रेविटेशन के फोर्स की हेल्प से ही मास निकाल दूं, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। या अगर मुझे तेल की डेंसिटी पता चल जाए और इसका वॉल्यूम पता चल जाए कि एक बूंद कितने वॉल्यूम का है, कितना स्पेस घेर रहा है, तो डेंसिटी वॉल्यूम मास क्या रिलेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, इस बूंद का मास आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कि ये कितने टाइम में कितना नीचे गिरता है, कैसे कैसे स्टेप में नीचे गिर रहा है। भाई किसी भी चीज को ऊपर से गिराओगे नीचे गिरेगा, तो उसको हम यहाँ टेलीस्कोप लगा के देखते हैं, यहाँ पे ऐसे टेलीस्कोप लगा के देखते हैं। किसको देखते हैं कि ये तेल की बूंद कितनी देर में नीचे गिरती है, ठीक है। और उसमें फिर हम ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगा के ये मास कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू तो हम जानते रहते हैं, समझे, जी की वैल्यू हम जानते रहते हैं। तो हम वहां से ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लगा के इस मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, पहला तरीका किससे निकालने का बताया मैंने, डेंसिटी वॉल्यूम। एक बूंद कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है नहीं जानते क्या, हम पपेट ले लेंगे, ब्यूरेट ले लेंगे जिसमें वॉल्यूम लिखा रहता है, याद आया, ऑयलिक एसिड का हमने मेजरमेंट किया था, आया याद कि नहीं आया। उसमें भर के देख लेंगे, एक बूंद गिरा तो ये कितना नीचे उतरा, वो उसका वॉल्यूम हो गया एक बूंद का, आया ना। तो इसका वॉल्यूम निकालना आसान है। तेल की डेंसिटी, जो तेल हम भर रहे हैं उसकी डेंसिटी तो हम जान ही रहे हैं कितना है, डेंसिटी मेजर कर लेंगे। डेंसिटी क्या चीज है, 1 यूनिट वॉल्यूम में उसको तौल लेंगे, जो भी मास आएगा वही तो डेंसिटी है। तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मास निकल जाता है। मास निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी मेथड से इसका मास निकाल लिए हम, ठीक है। अब एक बूंद जो गिर रहा है उसका मास हम जान रहे हैं, किसी भी मेथड से निकाला उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझ गए। अब हम ये जान रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, किस फोर्स की वजह से, mg फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे जाता है। और मैंने यहाँ क्या लगाया है ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ये कौन सा फोर्स बनाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है, चार्ज पर। जगो थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है, चार्ज पर। तो अगर ये चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता, है ना। तो हम इसको चार्ज देते हैं। चार्ज देने का तरीका ये है, इसमें एक्स रे डाल देते हैं। क्या, अब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ एयर तो होगा ना,
हवा तो होगी। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसमें एक्स रे भेज देते हैं। कौन सी रे, एक्स रे। एक्स रे जब आती है बड़ी तेजी से तो बीच में जो एयर होता है, एयर से जब टकराती है एक्स रे, तो एक्स रे क्या करती है, एयर को आयोनाइज कर देती है। जैसे यहाँ पे ये क्या करता था, जैसे हम कैथोड और एनोड के बीच में एयर जो भरी हुई है, गैस जो भरी हुई है, स्विच ऑन करते थे यहाँ बैटरी का, तो ये क्या करता था, यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एयर को आयोनाइज कर देता था, उसके इलेक्ट्रॉन तोड़ देता था। तो वैसे ही जब हम एक्स रे बड़ी तेजी से स्ट्राइक करते हैं एयर में, तो एयर के एटम से जब ये एक्स रे टकराता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, आयोनाइज हो जाता है एयर। बात समझ रहे हैं, समझे कि नहीं। एक्स रे जब बहुत तेजी से आता है, किसी एटम से टकराता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। इतनी एनर्जी मिलती है कि वो एक्साइटमेंट के मारे ऑर्बिट छोड़ के बाहर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो यहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन भी भागेगा बड़ी तेजी से। जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो इससे टकराएगा ना, और टकराएगा, ये तेल है उसको कैप्चर कर लेगा। तेल से जब कोई चीज चिपकती है तो चिपक जाती है, फिर उसे भागती नहीं है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो क्या होगा, ये तेल है तो चिपका लेगा उसको। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। ये निगेटिव चार्ज हो गया। बोलो बोलो बोलो, आ रहा है पिक्चर समझ कि नहीं आया। तो ये पहले न्यूट्रल था, इसको चार्ज देने के लिए हम क्या किए हैं, इधर से क्या डाल दिए, एक्स रे। तो यहाँ जो एयर है वो उस एयर को क्या कर दी, आयोनाइज, यानी इलेक्ट्रॉन अलग कर दी। कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा और तेल से जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो तेल क्या करेगी, उसको कैप्चर कर लेगी। अब ये कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव। ये निगेटिव चार्ज हो गया, ऊपर में प्लस प्लेट है, नीचे में माइनस प्लेट है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ऊपर प्लस प्लेट नीचे माइनस प्लेट। ऊपर से एक बूंद हमने ऐसे गिराया हवा में, वो बूंद आया बीच में रुक गया। कहाँ टंग गया वो, बीच में। क्यों, इसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे वोल्टेज लगा लगा के कि यहां बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस निगेटिव चार्ज को किधर फोर्स लगाएगा, प्लस प्लेट की तरफ। ये है प्लस प्लेट, तो इस निगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा, ऊपर। और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इस पर फोर्स किधर लगता है, नीचे। तो ग्रेविटी इसको नीचे लाना चाहती है, तेल की बूंद को, और ऊपर वाला प्लेट इसको कहां ले जाना चाहता है, ऊपर। अगर कोई फोर्स बड़ा छोटा हो गया तो क्या होगा, ग्रेविटी का फोर्स बड़ा हो गया तो वो इसको नीचे ले जाएगी, गिरा देगी। ऊपर वाले प्लेट का फोर्स बड़ा हो गया तो ये उसको ऊपर ले जाके चिपका देगा। लेकिन अगर ऊपर और नीचे दोनों फोर्स हमने बैलेंस कर दिया, यहाँ वोल्ट मीटर से वोल्टेज को कम ज्यादा करके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने इतना बना दिया कि जितना ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उतना ये भी फोर्स लगाने लग जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऊपर और नीचे दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे, बैलेंस। तो ये तेल की बूंद कहाँ जाएगी, नीचे की ऊपर, बीच में। तो हवा में ये टंगी रहेगी। अब ये टंगी है और हम मेजरमेंट किस चीज का कर रहे हैं, नीचे का फोर्स कितना, ऊपर का फोर्स कितना, क्योंकि हमको फोर्स नापना आता है। एक चार्ज दूसरा चार्ज, आप आगे चल के पढ़ोगे 12th में कि अगर ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये है इस प्लेट का चार्ज Q1, जितना भी हो चार्ज तो मैं नाप सकता हूं ना कि कितना चार्ज दिया है मैंने बैटरी से। अब वो सारे फॉर्मूले मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, वो इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक है, वो आप डिटेल से पढ़ोगे आगे चल के। सिर्फ इतना समझिए कि इसमें कितना चार्ज है मैं नाप सकता हूँ लैब में, कोई भी मेथड लगा के। समझ आया। इसके पास कितना चार्ज है मैं नाप सकता हूं, एक ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, नाप लिए उसका चार्ज। ओके, तो ये चार्ज मेजरेबल, ये चार्ज मेजरेबल। कूलम कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो ये भी नोन क्वांटिटी है, मैं इसको इतना भी नहीं लिखता आपको कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ क्या लिख देता हूँ, एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁻⁹। ये क्लास 12 पहले चैप्टर में पढ़ोगे आप, समझ आया। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो भी इस पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम टेलीस्कोप से नाप लेंगे। दिस इज r²। ये आ गया फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स है। समझ गए, जितना फोर्स ऊपर होगा उतने नीचे होगा, मतलब नीचे ऊपर दोनों का फोर्स निकल गया। निकला कि नहीं निकला, निकल गया। ये फोर्स हमको पता चल गया, ठीक है। तो ये फोर्स मुझे मालूम है, क्या निकाल लिया मैंने जी, बोलिए क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। ये फोर्स मैं इस मेथड से निकालूं या नीचे के मेथड से निकालूं, अगर इसका मास मुझे पता है तो मास को मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स नहीं निकल गया, निकला ना। नीचे का फोर्स कितना लग रहा है, mg। इसको नापना कैसे, ऐसे नहीं नापना, क्योंकि आप इसके चार्ज में गड़बड़ा जाओगे। इसका कितना चार्ज होगा, इस प्लेट का चार्ज तो हम नाप सकते हैं, लेकिन अंदर में कितना, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, 2 कैप्चर हुआ, 10 कैप्चर हुआ, उसका क्या चार्ज होगा, नहीं नाप सकते। समझ आया। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला फोर्स नापेंगे। नीचे वाला फोर्स में सिर्फ क्या आता है, m और g।
इसका मास तो हम टेलीस्कोप से देख के नाप ही चुके हैं या डेंसिटी से निकाल चुके हैं। जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो mg बन गया, मतलब नीचे लगने वाला फोर्स हमको पता चल गया। अब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ना ऊपर लग रहा होगा, तो इस फोर्स का मेजरमेंट भी कितना, बोलो, ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स का मेजरमेंट भी कितना, जितना नीचे वाला फोर्स है। ये मैं नाप लिया, जितना ये आया होगा उतना ही ये भी रहा होगा, तो ये फोर्स पता चल गया। K की वैल्यू मैं जान रहा हूं, R मैं जान रहा हूं टेलीस्कोप से देख के कि कितने डिस्टेंस पर है ये दोनों, तो मुझे फोर्स पता है, कांस्टेंट पता है, R पता है, और प्लेट में, ये वाले प्लेट में कितना चार्ज पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा चार्ज। Q2 किसका चार्ज है, इस तेल की बूंद का चार्ज है। तो यहां से ये फॉर्मूला लगा के सब चीज इधर ट्रांसफर किए, Q2 आ गया, इस तेल की एक बूंद में कितना चार्ज है, समझ आया। और वो चार्ज हमको पता चलता है कि E इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अब मेरे पास इसका चार्ज है, मेरे पास चार्ज अपॉन क्या है, क्या है, हाँ, तो मिल्कन के इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, समझ आ रहा है ओवरव्यू। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला नाप के इस फॉर्मूले में रख के, क्योंकि फोर्स हमने नीचे से बना लिया mg से, k पहले से नोन है 9 × 10⁻9 Q1 इस प्लेट का चार्ज है, जो हम देंगे बैटरी से उसको तो हम नाप ही लेंगे, वो तो हम ही दे रहे हैं उसको। R इस प्लेट और इस ऑयल ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस है, तो बचा कौन, Q2 ऑयल का चार्ज, तो यही अननोन बचा एक इक्वेशन में, बाकी सबको ट्रांसफर करे, Q2 आ गया, निकल गया, कितना आया वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज आया। अब पहले से थॉमसन क्या बता गए थे कि चार्ज और मास का रेशियो क्या होता है, इतना, और चार्ज का रेशियो किसने बता दिया, चार्ज की क्वांटिटी किसने बता दी, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, मिलिकन ने। इसको बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, ये याद रखना नाम, ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दिया, थॉमसन ने चार्ज और मास का रेशियो बता दिया था। अब देखो क्या हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मास नहीं आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, आ जाएगा, हाँ, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नापा नहीं गया, तौला नहीं गया, कैलकुलेट किया गया। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, यहां पे देखो, देखिए हमने क्या किया, हमने लिया चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो किसने बताया, मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने 1.6, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया जे थॉमसन ने हमको जो बताया था चार्ज और मास का रेशियो, ये, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज मास रेशियो, इन दोनों को डिवाइड कर दिए, क्या बचेगा जी बताओ, दिस इज ई, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये कट गया, सिर्फ क्या बचा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, समझ आया, सिर्फ क्या बचेगा, हाँ, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। और ये क्या है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं ना यहां पे, this is what, charge, so this is 1.6 10⁻⁻19 coulomb, this is charge upon mass, what is charge upon mass, 1.6 10⁻11 ये कूलम पर ग्राम या पर किलोग्राम है, सॉरी, ये है ना। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलता है 9.1 × 10⁻31 kg, दिस इज मास। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया गया, मेजर नहीं किया गया, याद रखेंगे, ठीक है, समझ रहे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, कैलकुलेट किया गया है, उसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं तौला गया है। एक्सपेरिमेंट करके सिर्फ क्या निकाला गया है, जे थॉमसन ने क्या दे दिया था, चार्ज मास का रेशियो, और मिल्कन ने क्या बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑयल ड्रॉप के मेथड से। ठीक है, मेथड समझ आया, ओवरव्यू खाली हम समझ रहे हैं, कैसे निकाला ये हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए, तो इससे ये मिल गया, यहाँ तक समझ आया, ये इसकी डिस्कवरी हुई। तो ऐसे चल के इलेक्ट्रॉन का पता चला, फिर उसके चार्ज मास का रेशियो पता चला, फिर मिल्कन के एक्सपेरिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता चला, और जब चार्ज मास का रेशियो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, दोनों को डिवाइड करके हमने क्या निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, ये नोट कर लें।